पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग वर्क्स का ऑफिस, स्थान दानापुर। ऑफिस के केरानी बाबू कुछ फाइलें लेकर बड़े साहब के कमरे के पास आकर बोले, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? भीतर से कोई जवाब नहीं आया तो केरानी बाबू ने धीरे से भीतर जाकर उनकी मेज पर फाइलें रख दी और फिर बाहर चले आए। साहब दार्शनिकों की तरह खिड़की के बाहर का दृश्य देख रहे थे। आधे घंटे बाद पुनः कुछ फाइलें लेकर केरानी बाबू आए तो देखा साहब पहले की तरह खोए खोए से हैं। सर, साहब ने गौर से केरानी बाबू की ओर देखते हुए कहा, आज मन नहीं लग रहा है, फाइलें रखकर आप जा सकते हैं। केरानी बाबू ने नम्रतापूर्वक कहा, क्षमा करें सर, आखिर बात क्या है? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो हुक्म करें। साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंग्लैंड से पत्र आया है। मेरी पत्नी सख्त बीमार है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वहां रहता तो देखरेख करता। केरानी बाबू ने कहा, तभी मैं सोच रहा था कि क्या बात है जो साहब फाइलों को हाथ नहीं लगा रहे। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। केरानी बाबू की बातें सुनकर साहब का उदास चेहरा मुस्कान में बदल गया। ऑफिस के सभी बाबू इस केरानी बाबू को पगला बाबू कहते थे। हमेशा न जाने क्यों अपने आप में खोए रहते थे। बातें करते करते हर समय मुस्कुराते रहते, आंखें ढपी रहती थी। कुछ लोग इन्हें आनंदमग्न बाबू भी कहते थे क्योंकि हमेशा आनंद में डूबे रहते थे, किसी बात की चिंता नहीं करते थे। थोड़ी देर बाद साहब के कमरे का दरवाजा खुला। साहब ने केरानी बाबू की ओर देखते हुए कहा, आज मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप मुझे कृपया तंग न करें। अब फाइलों का काम कल ही होगा। साहब की बातें समाप्त होने पर केरानी बाबू ने कहा, सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मेम साहब स्वस्थ हो गई हैं। वे आपको आज की तारीख में पत्र लिख रही हैं। अगली मेल से आपको उनका पत्र मिल जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, टिकट मिलते ही वे अगले जहाज से भारत के लिए रवाना हो जाएंगी। इधर केरानी बाबू अपनी बात कह रहे थे और उधर साहब मुस्कुराते हुए इनकी ओर देख रहे थे। साहब ने कहा, आप तो इस तरह बयान दे रहे हैं कि जैसे मेरी पत्नी से मिलकर चले आ रहे हों। पगला बाबू, आपकी बातों से निसंदेह मुझे सांत्वना मिली है, इसके लिए धन्यवाद। ईश्वर करे कि आपकी बातें सही हों। अब आप अपने टेबल पर चले जाइए। पगला बाबू यानी श्यामाचरण लाहड़ी महाशय समझ गए कि साहब ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्हें क्या मालूम कि इस बीच मैंने क्या कर दिया। समय आने पर वे स्वयं ही चकित रह जाएंगे। 1 माह के बाद एक दिन साहब के चपरासी ने श्यामाचरण लाहड़ी के टेबल के पास आकर कहा, बाबू आपको साहब ने याद किया है। साहब ने इन्हें देखते ही कहा, पगला बाबू आप कमाल के आदमी हैं, लगता है आपको ज्योतिष वगैरह जानते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक निकली। श्यामाचरण जी यह तो समझ गए कि साहब के कहने का उद्देश्य क्या है, फिर भी अनजान भर कर उन्होंने पूछा, कौन सी बात सर? साहब ने प्रसन्न भाव से कहा, आपने मेरी पत्नी के बारे में जो कुछ कहा था सब सही निकला। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई है और भारत के लिए अब रवाना हो चुकी है। सच पूछिए तो इधर मैं बहुत चिंतित था। आज पत्नी का पत्र पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैडम को आने दो, मैं उनकी आपसे मुलाकात कराऊंगा। इस घटना के 20-25 दिन बाद एक दिन पुनः श्यामाचरण जी की बुलाहट आई। साहब के कमरे में जाते ही उन्होंने कहा, आओ पगला बाबू, ये रही मेरी मैडम और ये हैं। ओह माय गॉड, कहने के साथ ही मेम साहब कुर्सी से उछल पड़ी। साहब ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? मेम साहब ने पूछा, आप कब आए? साहब बोले, पगला बाबू कब आए? क्या पूछ रही हो? लाहड़ी महाशय सब कुछ समझ गए। बिना कुछ बोले वे बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मेम साहब ने कहना प्रारंभ किया, बड़े आश्चर्य की बात है, लगता है कि जैसे यहां आकर कोई जादू देख रही हूं। घर में जब बीमार थी तब एक दिन यही आदमी मेरे सिराहने खड़ा होकर मेरे सिर पर हाथ फेरता रहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर यह अपरिचित व्यक्ति मेरे घर में कैसे आ गया, लेकिन दूसरे ही क्षण इसने मुझे सहारा देकर बिस्तर पर जब बैठाया तब मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मुझे अजीब सा लगा। इसने कहा,
बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। भारत में तुम्हारे पति बड़े बेचैन हैं। उन्हें अभी पत्र लिखकर डाक में डाल दो। कल ही जहाज कंपनी में सीट बुक कराने का ऑर्डर भेज दो। जल्दी भारत चली जाओ, वरना साहब नौकरी छोड़कर वापस आ जाएंगे। इतना कहकर ये आदमी गायब हो गया। मैं ये भी नहीं पूछ सकी कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ रहते हो, मेरे पति के बारे में क्या जानते हो। उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई सपना देख रही थी, और आज इस शख्स को यहां देखकर डर गई। सारी बातें सुनकर साहब भी कम विस्मित नहीं हुए।